जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के इस एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक राज। जैसा कि आपको मालूम है, समय समय पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एलडीसी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं या जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको करवाने का प्रयास करता हूं। और इसी क्रम में आज हम लोग सेकेंड पार्ट जो राजभाषा अधिनियम का था या राजभाषा नियम का था, तो राजभाषा से सेकेंड पार्ट को आज हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक दो बातें हैं आपसे, उन चीज़ों को मैं करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो पहली बात यह है कि जो पिछला वीडियो हमने डाला था उस वीडियो में कुछ इस तरह की चीज़ें गलत तरीके से हो गई थी, जो कि बहुत जल्दबाजी में करने की वजह से हो गई। और एक्चुअली जो आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट बन रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें से कि कुछ विकल्प ऐसे बनाए जाते हैं जो जानबूझ के गलत बनाए जाते हैं और उसमें से एक सही का चयन करना होता है। तो उसी रेफरेंस में ये क्वेश्चन आंसर बना था और वहाँ से जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हुई हैं। तो वो चीज़ों को सुधार करने के लिए मैंने सोचा कि यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उस पर उन सारी चीज़ों को सुधार के एक बार बताया जाए। लेकिन मैंने सोचा अगला वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो उस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ था, जो अधिनियम है, अधिनियम में जो 3 बार चेंजिंग हुआ है, जो कि 1967, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं फिर आगे के प्रश्न को देखेंगे। 1967 और 1992 और 2003, इसमें जो है कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था। इसमें जो पहले, जैसा कि मालूम है, 14 भाषाओं को जोड़ा 14 भाषाएं थी शुरुआत में, और उसमें से 8 भाषाओं को इसमें से और जोड़ा गया था, जिसको कि थोड़ा सा संशोधन जो हुआ था उस संशोधन का और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था और सही तरीके से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी और कुछ एक दो प्रश्न जो है गलत चले गए थे। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वो थोड़ा सा जो प्रश्न आंसर, जो क्वेश्चन आंसर बना था, तो उस क्वेश्चन आंसर को देखकर और करने में थोड़ा सा वो दिक्कत हो गई। एक्चुअली वो प्रश्न जानबूझ के गलत बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस सेट बन रहा है, प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न जो है सही और गलत का चयन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस तरह का बनाए जाते हैं। तो उसमें गलत हो गया था, तो उसकी चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और गलती से जो है रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल बता दिया गया था, जो कि थोड़ा सा जल्दबाजी में किया हुआ था। हालांकि बाद में जब हमने उस वीडियो का रिवीजन देखा तो हमें बड़ा उसके लिए गिल्टी फील हुआ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और उन सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करते हुए आज की वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने बताया था आपको 1987, 2007 और 2011, तो यहाँ मिस्टेक ये हो गया था कि ये जो है राजभाषा जो नियम 1976 है, इसमें जो है 3 बार जो है चेंजिंग हुए हैं, जो कि 87, 7 और 11 में हुए हैं, जो कि इस सेक्शन में भी प्रश्न आपको बने हुए हैं, उस पर प्रश्न हम लेंगे। और 1967, 1992 और 2003 में जो है जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो 21वां संशोधन हुआ था, जिसमें से कि 1967 में, जिसमें से कि सिंधी को जोड़ा गया था, यही चीज़ गड़बड़ हुआ था। 1992 में जो है आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें जो है आपको नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था इसमें। और 2003, हालांकि इसको 2004 में लागू किया गया था, लेकिन 2003 में ही इसका इस संशोधन के लिए जो है आवेदन किया गया था। तो 2003 में जो है आपका जो है संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली नामक भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। तो ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, एक वीडियो बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इसको एडिट करना और फिर उसको अपने हिसाब से उसको पढ़ाना, तो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आगे से हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की गलती ना हो और जो भी आपके पास डेटा पहुँचे एक्यूरेट पहुँचे। बाकी जो प्रैक्टिस सेट बन रहा है, जो 100 प्रश्न का सेट आपको हम लोग दे रहे हैं क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे, तो वहाँ से भी
एक दो प्रश्न मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी लाइफ में कभी भी 100% श्योरिटी नहीं होती है, 100% कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। तो एक दो प्रश्न गलत हो सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हर एक प्रश्न का डीप सॉल्यूशन आपको दें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डीप सॉल्यूशन आपको पड़ रहा है, चाहे कोई किसी तरह का प्रश्न हो, उस प्रश्न में जो है मैं सॉल्यूशन डालने की कोशिश करता हूँ, और वो सारे सॉल्यूशन जो है इससे आपका प्रश्न बिल्कुल प्रमाणित भी हो जाता है और आपके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी गलती थी, इसको हम सुधार के और फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो है, जैसे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अगला भी ये हमारा जो है उसका पार्ट है, पार्ट 2 है उसका। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया, सबको मालूम है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में इसको जो है मान्यता मिली थी। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। एक तिथि और है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम हमारे पहले राष्ट्रपति थे, तो उनका जो है जयंती। तो राजेंद्र प्रसाद की, इसको भी याद रखिएगा अगर प्रश्न में आता है, तो राजेंद्र प्रसाद की जयंती थी 14 सितंबर को। तो ये दोनों तिथि हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अभी आपको नोटिफिकेशन मिला होगा RPFSI रूल 72 का भी DPC के गठन के लिए जो है जो लेटर आ चुका है और कमेटी जो है बन चुकी है, और उसके बारे में अभी हमने वीडियो बना के डाला है, आप पीछे जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाली है, तो आप लोग पूरे जी जान से लग जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी ASI का एग्ज़ाम होना है। ASI में आपको आप जिन चीज़ों को करेंगे तो वो चीज़ें अभी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो सब इंस्पेक्टर का है उस वाले में। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़िए। जहाँ तक आप देखते होंगे कि जो प्रैक्टिस सेट में बनाता हूँ उसमें सब में जो है सोल्यूशन डालने की कोशिश करता हूँ, और सब क्लॉज से भी प्रश्न जो बनते हैं उसको भी मैं डालने की कोशिश करता हूँ। जो करंट की चीज़ें हैं, जो करंट घटनाक्रम हो रही है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, उन सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके परीक्षा का पैटर्न है। बाकी मैथमेटिक्स का जो क्लास है उसको जल्द ही मैं शुरू करवाऊंगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल के साथ लगे रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको जो क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है उस पर जो प्रश्न बन रहे हैं वो बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों पर अगर आपको कहीं से भी कोई दुविधा लग रही है तो उसमें रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। तो रिपोर्ट करें उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का आपको डीप सॉल्यूशन भेजा जाएगा, पर्सनली भेजा जाएगा। आप उसको अपना वो करिए और अपना मोबाइल नंबर भेजिए, जो व्हाट्सएप नंबर है उसका डीप सॉल्यूशन आपको भेजा जाएगा, या उसी एप्लीकेशन पे उसको अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग उस चीज़ को रिपोर्ट जरूर करें। जिस प्रश्न में जरा भी दुविधा लग रही है तो आप रिपोर्ट जरूर करें, उस पर बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। और बाकी अभी जहाँ तक हमें आशा है कि जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो नया जो कानून है, जो BNS, BNSS और BSS है, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी ASI वाले में आपको बस जो है IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को पढ़ना है, जिसको कि हम लोग उस मद्देनजर बना रहे हैं। और आपको जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसके लिए भी पेपर सेट बनना शुरू हो गया है। 10 दिन के अंदर में उसका भी हम लोग लॉन्च कर देंगे, और पूरा जो है BNS, BNSS, BSS के साथ साथ पूरा जो भी सिलेबस है, मैथमेटिक्स है, उसको भी हम लोग कवर करते हुए उसमें चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा, जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहले जान लेते हैं इसमें। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा जो है यह अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। राजभाषा नहीं कहेंगे, आधिकारिक भाषा जो है इसकी अंग्रेजी है, और अंग्रेजी है। अंग्रेजी भी सेकंड जो है भाषा जो है, आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है। तो अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में और जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ पे है? ईटानगर है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ईटानगर है, और इसका जो है राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुत्तर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1963 में, जैसा कि आपको मालूम है कि जो है जो हिंदुत्तर जो भाषी क्षेत्र हैं, जो हिंदी
के जो हिंदी जिस क्षेत्र में हिंदी बहुतायत मात्रा में प्रयोग नहीं की जाती है, तो उनके निवासियों को जो आश्वासन दिए गए थे, तो उसी का कानूनी रूप देने के लिए जो है इसका जो है संशोधित अधिनियम 1967 जो है यह जो है संशोधित अधिनियम 1967 जो है यह पारित किया गया था। तो अधिनियम 1967 पारित किया गया था। तो जो राजभाषा अधिनियम 1963 है यथा संशोधित 1967, आप इस चीज़ को देखिएगा। तो इसको जो है हिंदीतर क्षेत्रीय भाषी क्षेत्रों में के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए जो है अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो 53 का आपको मिल गया होगा आंसर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये प्रश्न सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो ASI का हो, चाहे SI का हो, चाहे रूल 70 का हो, चाहे रूल 72 का हो। यहाँ से हर लेवल के प्रश्न हैं और इस पूरे सेट को आप कर लेंगे जो 3 सेट में है, तो आपका पूरा राजभाषा तैयार हो जाएगा। एक प्रश्न भी आपका यहाँ से मिस होने वाला नहीं है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से लेकर 351 किस भाग में है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो 17वें भाग में जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 जो है यह जो है 17वें भाग में है, राजभाषा नीति से संबंधित है। 343 लेकर 351 तक कुल जो है 9 अनुच्छेद है। तो 9 अनुच्छेद है, इसमें जो है सभी जो है राजभाषा से संबंधित है। तो आपको जो जब भी राजभाषा पढ़ना है तो राजभाषा में अनुच्छेद जो है 343 से लेकर और 351 को देखिएगा, और उसके बाद से 120 को देखिएगा, 210 को देखिएगा, जो कि ये संसद और ये विधानमंडल से संबंधित है। तो आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, राजभाषा अधिनियम 1963 को क्यों पारित किया गया? क्यों पारित किया गया? अब इस तरह के प्रश्नों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो ये प्रश्न है कि क्यों इसको पारित किया गया। तो पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ प्रादेशिक भाषा के प्रयोग का जारी रखने हेतु। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हिंदी के साथ कभी भी प्रादेशिक भाषा को जारी रखने से संबंधित प्रोविज़न कभी भी नहीं रखे गए। हिंदी के साथ अंग्रेजी को जो है ये करने के लिए जो प्रोविज़न वो रखे गए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिन जो कि हिंदी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, तो उनकी मांग थी कि अभी कुछ समय के लिए अंग्रेजी को रखा जाए। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। क्यों पारित किया गया था, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया था। अगला है, दूसरा है कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग जारी रखने हेतु। ये देखिए लगातार रिपीट हो गया, तो इसको भी गलत ही मानते हैं। तीसरा है, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के हेतु। तो यही ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो गया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी, क्योंकि जो हिंदीतर राष्ट्र थे, जो राज्य थे, उनकी मांग थी कि अभी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को रखा जाए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो गया कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के लिए जो है यह जो है 1967 का जो है संशोधित अधिनियम जो है लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ था, और इसका नाम है, एक बार देख लीजिए, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आता है, राजभाषा नियम 1976, और इसका है शासकीय प्रायोजनों के प्रयोगार्थ। शासकीय का मतलब हो गया जो राजकीय जो कार्यालय हैं, जो शासकीय प्रायोजन है, जो किसी ऑफिस, किसी कार्यालय जो कि राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है, तो उससे संबंधित जो है उसके प्रायोजन के लिए जो राजभाषा नियम बनाया गया। इसमें कुल जो है 12 नियमों को बनाया गया है, और 12 नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से कि कई क ख ग क्षेत्र में जो है बांटा गया है पूरे संघ जो है, और इसको क क्षेत्र में कितने हैं, ख आगे उससे संबंधित प्रश्न आपको आएंगे, वहाँ से क्लियर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद है? तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ से 343 से लेकर 343 से लेकर 351, तो इसके बीच में कितने हो गए? 40, इसके बीच में 9 अनुच्छेद हो गए। तो कितना? 17वें भाग में 343 से लेकर 351, यानी कि कुल जो है 9 अनुच्छेद जो है का प्रयोग किया गया है संविधान के 17वें भाग में। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग अपना कमेंट देते रहिए, और प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली लगाइए। आप अगर अपनी
सुनिश्चित अपने सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। शुरुआत के जो प्रैक्टिस सेट बने हैं 4-5 तक, उसमें हमने सॉल्यूशन नहीं हम दे पाए हैं जल्दबाजी की वजह से, लेकिन उसके बाद 10 के बाद जो भी प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं सब में बिल्कुल डीप सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और प्रश्न सभी जो है चुनिंदा प्रश्न जो है जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी देखरेख में चुनिंदा प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो कि प्रश्न आपके लिए आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और खास बात यह है कि इसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस से संबंधित प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को दिया जा रहा है जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस परीक्षा में, एएसआई के परीक्षा के लिए। ये जो प्रैक्टिस सेट बना है ये एएसआई और हेड कांस्टेबल रूल 70-72 के परीक्षा के लिए बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। दमन दीव तथा दादर नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को राजभाषा में प्रयोग दृष्टि से किस क्षेत्र में इसको रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये ख है। तो देख लेते हैं ख में कौन कौन से हैं। ख में कौन कौन से, एक बार इसको देख लीजिए। सबसे पहले है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव, दमन और दीव। ये जो है यह जो है ये सारे जितने भी प्रदेश हैं और कुछ इसमें संघ शासित प्रदेश है, ये दादर नागर हवेली, दमन दीव, तो इसमें कुल जो है यह जो है ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो कि इसमें देखिए हमारा प्रश्न क्या था, दमन और दीव, तो दमन और दीव हमारे किस में आ गए, यह जो है ख क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अगर क क्षेत्र की बात करें तो क में जो है आपका आ गया बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और नीचे आ जाइए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा जगह कम है, इसको एडजस्ट कीजिएगा, अंडमान निकोबार। तो आपने देख लिया क और ख क्षेत्र, और ग को इसके अलावा जो भी है ये ग क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरीके से दमन और दीव हमारा और दादर और नागर हवेली किसमें है, तो यह ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में कार्यलीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो हिंदी में कार्यालय के अंतर्गत हिंदी में कार्य करने के लिए जो है कौन सी पुरस्कार योजना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना नहीं है, ये गद्य के लिए है। सामूहिक पुरस्कार योजना ये भी नहीं है। व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो है हिंदी में कार्यालय से संबंधित कार्य करने के लिए जो यह पुरस्कार योजना है उसका नाम है व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। इसको हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए जो है कार्यालय के अंतर्गत जो है राज्य या संघ के जो कार्यालय हैं उनमें हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना चलाई गई है, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है। तो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। गृह मंत्री भी नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री भी नहीं होते हैं, हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। और राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के जो सचिव होते हैं यह जो है केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो है क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो गृह मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा जो है यह जो है होते हैं। इसमें वर्तमान में कौन है? वर्तमान अध्यक्ष जो है राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो है अनुराधा मित्रा।
अनुराधा मित्रा हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न को लेकर, ये आपका करंट का बन सकता है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनुराधा मित्रा हैं। और ये जो है ये जो चीज़ें हैं ये गृह मंत्रालय के सचिव के जो होते हैं वो होते हैं। तो राजभाषा विभाग के गृह मंत्रालय के सचिव कौन है? अनुराधा मित्रा हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो आपने जैसा कि मैं देखा कि 4 तरह के पाठ्यक्रम अभी हैं, जिसमें से कि प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। ये 4 जो है अभी ये पाठ्यक्रम, 4 पाठ्यक्रम जो चल रहे हैं। तो इसमें जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो प्रारंभिक जो है, जो बिल्कुल प्रारंभिक जो प्रिलिमिनरी जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है प्रबोध। प्रबोध जो है इसका जो है सबसे जो है प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितने बार आयोजित की जाती है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक वर्ष में 4 बार, ये प्रत्येक वर्ष में 4 बार जो है क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है एक वर्ष में 4 बार इसको आयोजित की जाती है, यानी कि प्रत्येक 3 महीना में एक बार जो है इस समिति की बैठक जो है होती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये भी 4 बार ही है। ये भी जो 3 महीने में एक बार, 3 माह में एक बार, और पूरे वर्ष में कितना? 4 बार जो है यह जो है आयोजित किया जाता है। तो 63 का भी आपको हो गया होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रमुख नगर हैं, जो उनमें गठित जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक होते हैं? नहीं। जिला मजिस्ट्रेट भी नहीं होते हैं। नगर स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी, ये इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। नगर में स्थित जो केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी होता है वह जो है नगर कार्यान्वयन समिति का जो है अध्यक्ष होता है। जैसे कि ईओ वगैरह होते हैं नगर पंचायत में हो गया, या जो आपका महानगर है, उन सारी चीज़ों में जो है जो मेयर होते हैं ये होते हैं, या जो टाउन एरिया होते हैं वो है, या नगर पालिका है, तो उसका जो है जो ईओ होते हैं वो वरिष्ठतम वो जो क्या होते हैं वो कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसकी प्रणाली क्या है, उसका शिक्षा प्रणाली क्या है पाठ्यक्रमों का? तो नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट, ये सभी जो हैं क्या हैं? केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली है। इन सभी के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी चीज़ों को जो है जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसका मूलभूत आधार बनाते हुए जो है हिंदी पाठ्यक्रम प्रणाली को जो है लागू किया जाएगा, जो नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट हो, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। कोटि घ के कर्मचारियों हेतु कौन सा हिंदी पाठ्यक्रम? कोटि घ का मतलब आप ग्रुप डी के कर्मचारी मान लीजिए। ग्रुप डी के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण है? तो वही प्रबोध है। ग्रुप डी और ग्रुप सी के जो है जो बिल्कुल इनिशियल जो पाठ्यक्रम है उसका नाम प्रबोध है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो संथाली देश की भाषा है, अंग्रेजी भी देश की भाषा है, सेकंड भाषा है भारत की, और डोंगरी है, ये भी भारत की ही भाषा है। तो नेपाली ये क्या है? यह एक विदेशी भाषा है, लेकिन 8वीं अनुसूची में जो है इसको रखा गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधित परीक्षाएं आयोजित कराता है? तो हिंदी संबंधित जो परीक्षाएं हैं वह कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्रालय कराता है। विदेश मंत्रालय कोई भूमिका नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की भी कोई भूमिका नहीं है। गृह मंत्रालय जो कराता है। गृह मंत्रालय जो है यह जो है हिंदी संबंधित परीक्षाओं का आयोजन कौन कराता है? यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। रेलवे स्टेशनों पर जो उद्घोषणा किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, वह किस भाषा क्रम में किया जाना चाहिए? किस भाषा क्रम में किया जाना चाहिए? वैसे जनरली हिंदी और इंग्लिश में 2 बार जो इन सारी चीज़ों को होता है, पहले हिंदी में होता है फिर इंग्लिश में होता है, लेकिन जो है उसका नियमानुसार जो है प्रादेशिक भाषा
फिर उसके बाद से अंग्रेजी भाषा और फिर हिंदी भाषा में जो है प्रादेशिक भाषा हिंदी होना, प्रादेशिक भाषा पहले, सेकंड भाषा हिंदी और थर्ड अंग्रेजी होनी चाहिए, क्योंकि यह जो है पहले प्रादेशिक भाषा में और दूसरी हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर घ होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राजभाषा नियम 1976 में अंतिम बार कब संशोधन हुआ था? यही इसी प्रश्न में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था पिछले वाले लेक्चर में। तो राजभाषा नियम है उसमें 3 बार संशोधन हुए हैं, 1987 में, 2007 में और 2011 में 3 बार संशोधन हुआ है। और जो हमारा संविधान का संशोधन है उसमें भी 3 बार संशोधन हुआ है। तो थोड़ा सा 67 में, 92 में और 2003 में। तो ये इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 में अंतिम बार कब संशोधन हुआ था? तो अंतिम बार संशोधन 2011 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 78वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 8वीं अनुसूची में जो मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा को जो है 71वें संविधान संशोधन, 92वां संविधान जो 92 संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, जो उसी में जो है मैथिली को रखा गया था। तो इसमें 2004 टाइप है, लेकिन दरअसल ये है 2003। तो 2003 या 2004 जो भी आते हैं, तो इसमें आपको जो रहे उसको लगाइए। अगर दोनों रहता है तो आप 2003 लगाना है, क्योंकि 2003 में इसका प्रपोजल शुरू हुआ था और 2004 में इसको शामिल किया गया था। तो जब इसका प्रपोजल शुरू गया था उसी को जो है माना जाता है। तो 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को 2003 में, जो मैथिली का जो है यह जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जो इसके नाम से इसको जानते हैं, तो इसमें जो है संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली इन भाषाओं को इस समय उसमें इंक्लूड किया गया था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अब हिंदी समिति के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं। हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम अध्यक्ष, ये बहुत ही कई बार इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा गया है। तो इसको बीजी खेर, इस पे समय हम लोग नहीं व्यतीत करेंगे। तो राजभाषा आयोग जो 1955 में 7 जून 1955 को जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो उसके सिफारिश पर विचार करने के लिए जो गठित समिति थी, उसके पहले जो है प्रेसिडेंट कौन थे? पहले अध्यक्ष जो है बीजी खेर थे। बीजी खेर थे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? यानी कि सांविधिक नियमों का मतलब क्या हो गया? संविधान से संबंधित जो नियम है, जो विनियम है और जो आदेश हैं, उनका अनुवाद कौन करता है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है यह विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता, रेलवे बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाता, रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता, विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुसार जो सांविधिक नियम और विनियम और आदेश होते हैं, उनका अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। रेलवे के जो परीक्षाएं होती हैं, तो यहाँ से जो मैं प्रश्न उठाता हूँ, तो पिछला जो जीडीसीई जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जो रेल के तमाम विभागों में होता है, तो वहाँ से भी राजभाषा उसमें भी होता है। और भी सारे जो प्रश्न होते हैं, जो जीके, जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे। तो पिछले साल के जो पेपर होते हैं, वहाँ से भी प्रश्न मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। लॉ को छोड़कर बाकी सारी जो भी होते हैं, सभी जीडीसी की जो परीक्षा होती हैं, जिसमें से कि आरपीएफ आरपीएस सब को छोड़कर, और पूरे जो है रेल कर्मचारी हैं, जो ग्रुप डी से लेकर और
ऊंचे लेवल तक के जो क्लास बी के ऑफिसर्स हैं उन सब के लिए जो है जीडीसी की परीक्षाएं जो 25% कोटे में जो कराई जाती है, तो और जो एलडीसी की परीक्षाएं कराई जाती है, तो उसमें जो है इन सारे प्रश्नों को, वहाँ से भी जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ से हम लेते हैं, क्योंकि वही जो है जो आपकी टीसीएस जो आपको ये परीक्षा करा रही है वही कंपनी जो है उन सारी परीक्षाओं की भी परीक्षा कराती है। तो ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो संसदीय समिति का गठन जो है 1976 में हुआ था। संसदीय समिति का गठन जो है पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसकी गठन जो है 1976 में हुआ था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आमतौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? प्रारंभिक तौर पे कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 14 भाषाएं जो है आपकी प्रारंभिक तौर पे थी और बाकी 1967, 1992 और 2003 में संशोधन करके जो है 8 भाषाओं को और इसमें इंक्लूड किया गया। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं और आरंभिक तौर पर कितनी थी? 14 थी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रारंभिक तौर पे जो है 14 भाषाएं थी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को तो सबसे पहले सिंधी भाषा को ही शामिल किया गया था जब मूल संविधान हमारा जो था उसमें 14 भाषाएं थी, और जो है 1967 यानी कि 1967 में जो है यह जो है 21वां संविधान संशोधन, यहाँ से भी देखिए प्रश्न होता है, 21वां संविधान संशोधन करके और सिंधी भाषा को उसमें जो है जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर घ हो जाए 1967 में। यहाँ से याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची के किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? तो अभी उसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो 1967 के बाद जो है 1967 में जो पहली बार जो है सिंधी को जोड़ा गया था, उसके बाद से 1992 इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन था, 21वां, और इसमें जो है कौन सा 71वां संविधान संशोधन 1992 था। और इसमें किसको जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको इसमें जोड़ा गया था। इसको आप याद करने के दृष्टिकोण से नमक को याद करते हैं। न से जो है नेपाली हो गया, म से जो है आपका मणिपुरी हो गया और क से आपका कोंकणी हो गया। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 3 जो है भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। अगर 2004 में कहें तो इसमें जो है 92वां संविधान करके इसमें जो है संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, इन चारों को जोड़ा गया था। इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखने का सही तरीका यही है। 1967 में जो है सिंधी को जोड़ दिया गया 21वां संविधान संशोधन करके, और 1992 में जो है 71वां संविधान करके जो है नमक को जोड़ा गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, और 2004 में जो है आपका 92वां संविधान संशोधन करके जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसको कि आप सब डोम इस चीज़ को आप याद करके कर सकते हैं। स से संथाली हो गया, ब से बोडो हो गया, डो से डोंगरी हो गया, म से मैथिली हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप जोड़ेंगे इस तरह से भी तो देखिए 21 और 71 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो 2 बार इसको 67 में किया गया और 92 में किया गया, और जो है यह जो है 92वां संविधान संशोधन 2004 में किया गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो 2004 में सम्मिलित किया गया। हालांकि 2003 भी कभी कभी देखता है, तो 2003 को भी आप ट्रिक लगा सकते हैं अगर 2004 की अनुपस्थिति में। तो इसमें जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें जो है यह बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है रखा गया है। अगर भाषाओं की बात करें तो अभी 40 भाषाएं जो हैं यह मांग में है कि 40 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में रखा जाए, जिसमें से कि हमारी भोजपुरी भी है। भोजपुरी की भी मांग बहुत जोर शोर से जो है तमाम आपके भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी वगैरह जो उठाते रहे हैं, सांसद रवि किशन उठाते रहे हैं। तो भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची में रखने की जो है मांग की जा रही है, और इसके भोजपुरी के साथ साथ 40 और भाषाएँ हैं जिनको कि जो है 8वीं अनुसूची में रखने की मांग की जा रही है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है
संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो वह था 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2004। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? कमलापति त्रिपाठी जो है यह पूर्व समय में जो है रेल मंत्री रहे हैं। तो कमलापति त्रिपाठी जो है राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारियों के लिए है? प्रमुख विभागाध्यक्षों के लिए है, सभी अधिकारियों के लिए है, महाप्रबंधक व उनसे ऊपर स्तर के अधिकारियों के लिए? यही प्रश्न ही है। जीएम या उससे ऊपर के जो ऊपर स्तर के जो अधिकारी होते हैं उन लोगों को जो है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको देखिएगा। तो इसमें जो है स्वर्ण पदक प्लस 10,000 नगद तथा प्रशस्ति पत्र, गलत हो गया। कांस्य पदक प्लस 6,000 नगद प्लस प्रशस्ति पत्र, ये भी गलत हो गया। रजत पदक और 8,000 रुपये का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र यह दिया जाता है ये रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार की राशि के रूप में जो है रजत पदक दिया जाता है, उसके 8,000 रुपये का नगद राशि दी जाती है तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? तो मैथिली शरण जैसा कि आपको जानकारी है कि काव्य के लिए कवि थे और काव्य और गज़ल संग्रह के लिए जो है इनकी कई सारे कविताएं जो हैं आज भी फेमस हैं। तो काव्य गज़ल के संग्रह के लिए जो है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, काव्य गज़ल संग्रह हेतु। अगला प्रश्न है, प्रश्न 84 है कि राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित किया गया है? तो राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो कर्मचारियों के लिए नहीं, अधिकारियों के लिए नहीं, यह देखिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों तथा राजपत्रित वर्ग के अराजपत्रित वर्ग के लिए जो है यह जो है रखा गया है। यानी कि 4600 के ग्रेड पे के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए जो है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना जो है निर्धारित की गई है। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित अधिकारी तक के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जो है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिए। और इस प्रश्न की खासियत यह है कि इस प्रश्न में जो है भारत के जो भी नागरिक हैं, चाहे वो रेल कर्मचारी हो या न हो, जो कि रेलों में यात्रा कर रहे हैं और रेलों में यात्रा के दौरान किसी इवेंट को या किसी चीज़ के बारे में जो है अपना एक यात्रा वृतांत, अपना जो है जर्नी के बारे में अपना एक शॉर्ट नोट अगर बनाते हैं और उसको जो है रेल डिपार्टमेंट के सामने उसको पेश करते हैं, अगर वो सेलेक्ट होती है तो उनको जो है रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिकों के लिए यह है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित यानी कि जो रिटायरमेंट है उनके साथ को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित किया जाता है? हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत जो है केंद्र सरकार के कार्मिकों जिनमें कि सेवानिवृत्त भी हैं, जो रिटायरमेंट है, उनको भी हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आप जो है अनुच्छेद 351 पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी को विकास प्रगतिशील बनाने के लिए या हिंदी के विकास के संबंध में जो है बातें इसमें बताई गई हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, हिंदी को विकास करने के लिए 351 जो है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 351 होगा। अगला है प्रश्न कि संसदीय राजभाषा समिति की किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? जैसा कि हमने जानता है कि 3 उप समितियाँ होती हैं। जो राजभाषा समिति होती है धारा 4 के अंतर्गत जो उप समिति होती है उसके जो है 3 उप समितियाँ होती है। तो पहली उप समिति होता है, इसमें जो है गृह मंत्रालय और इसमें जो है डिफेंस मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्रालय ये आता है। दूसरी उप समिति में जो है रेल मंत्रालय आता है और
अन्य आते हैं। तो इस प्रश्न हमारा प्रश्न पूछा है कि उप समिति क्षेत्र में गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो पहली उप समिति जो है यह जो है इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है। तो क इसका सही ऑप्शन इसका जो है क्या होगा? क होगा। अगर रक्षा मंत्रालय भी वो भी क के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? देखिए प्रश्न आ भी गया, तो पहली उप समिति के अंतर्गत ये भी आता है, पहली उप समिति के अंतर्गत। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, अगर यहां से प्रश्न बनता है कि रेल मंत्रालय जो है संसदीय समिति के किस उप समिति के अंतर्गत आता है? तो यह दूसरी उप समिति होगी। दूसरी उप समिति में जो है रेल मंत्रालय आता है। तो यहीं से प्रश्न अगर पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति के गठन के बारे में बताया गया है? तो जैसे कि आप लोग 4 को कई बार पढ़ा गया है, 4 में जो है धारा 4 के अंतर्गत जो है संसदीय समिति के गठन के बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? कल वाले क्लास में हमने आपको बताया था 120, अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। तो 110 जो है संसद के बारे में बताता है कि संसद का सभापति जो है वह जो है सदस्यों को हिंदी में अगर हिंदी और अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल अगर नहीं है तो अपने जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है सदन को संबोधित करने के लिए आदेशित कर सकता है। और ये जो है क्या है, विधानमंडल या विधानसभा में जो है या विधानमंडल में जो है सेम वही कंडीशन है। विधानमंडल के जो सदस्य होता है वो भी अगर हिंदी और अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको जो है अपने क्षेत्रीय भाषा में जो विधानसभा को या विधानमंडल को संबोधित करने के लिए जो है कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है 92, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? अनुच्छेद 343 से 351 जो हम पढ़ते हैं तो पूछ रहा है कि भाग 17 के में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 यह किस अध्याय में है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अध्याय 1। अध्याय 1 में दिया गया है जो है कि अनुच्छेद 343 अध्याय 1 के अंतर्गत है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? भाग 2 के अंतर्गत जो है कितने अनुच्छेद है उनका उल्लेख है? तो इसमें 3 अनुच्छेद के उल्लेख है। भाग 17 के अध्याय 2 में जो है 3 अनुच्छेदों के बारे में उल्लेख है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश भारतीय संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में दिया गया है? विशेष निर्देश या विशेष निर्देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अध्याय 4 में जो है दिया गया है कि संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और अपना सपोर्ट जरूर दें। अगर प्रैक्टिस सेट को हल आप जरूर करें क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा एकमात्र मोटिव है कि आपको किसी तरीके से सफलता मिले। और इसके लिए जी तोड़ मेहनत इस चैनल के द्वारा किया जा रहा है, इस चैनल के जो टीचर के द्वारा किया जा रहा है। कुछ बल सदस्य ऐसे हैं जिनका जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा निगेटिव है, उनको मैं कहूँगा कि आपको किसी प्रश्न में किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है तो उसको आप रिपोर्ट करें। जो प्रैक्टिस सेट का जो है उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आपको डीप सॉल्यूशन उसका भेजा जाएगा। बाकी नेगेटिव चीज़ें जो है हमेशा आदमी को नीचे ही ले जाती हैं। बाकी हमारा प्रयास है कि आपको समझाना और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को देना, वो मैं कर रहा हूँ बखूबी। और मेरा प्रयास है कि एक्यूरेसी भी 100% रहे, लेकिन अगर 1% का मैं माइनस लेके चलता हूँ तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। वो सारी चीज़ें भी जैसे संज्ञान में आएगा उन सारी चीज़ों को जो है उस पर भी जो है तुरंत उसका जो है निस्तारण किया जाएगा। हालांकि इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि किसी प्रकार का हर एक प्रश्न जो है उसको जो है बहुत सोच समझ के और उसको सत्यापन जब हो जाने के बाद ही प्रश्नों को जो है रिलीज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? अच्छा, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने के बारे में बताया जा रहा है? तो ये भी 3 भाग ही होगा। जो है यह कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। गृह मंत्रालय जो है राजभाषा विभाग के राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक तथा अन्य गद्य साहित्य लागू
पुरस्कार योजना का नाम क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है एक महान जो है उपन्यासकार, कथा कहानीकार, नाटककार और गद्य साहित्य के एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कृतियाँ हैं जिनको बारे में पूछा जाता है। तो इस जो रेल मंत्रालय के या रेलवे बोर्ड के द्वारा कथा कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का जो नाम है वो क्या है, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है, 346। ऑप्शन नंबर 346, अनुच्छेद 346 में बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, पहली बात एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य से संघ, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको हरियाणा जो है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में किसी मुद्दे पर पत्राचार होना है, उसके बारे में कह रहा है। या राज्य से संघ, यानी कि उत्तर प्रदेश से और दिल्ली जो संघ है, केंद्रीय सरकार है, उसके द्वारा कोई पत्राचार होना है, तो उसमें जो है बताया गया है कि जो है यह अनुच्छेद 346 में यही बताया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ हिंदी या अंग्रेजी में, या राज्य जो है संघ के साथ जो है हिंदी या अंग्रेजी में जो है पत्राचार कर सकते हैं। यह जो है अनुच्छेद 346 के अंतर्गत बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं। ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जानकारी की जान लीजिए, 2 बार में आयोजित की जाती है। राजभाषा हिंदी से संबंधित जो नियमित पाठ्यक्रम है उसकी जो परीक्षाएं एक साल में 2 बार उसको वार्षिक और अर्धवार्षिक के तौर पे जो है उसको उपलब्ध कराई जाती है। और 99 हमारा देखिए प्रश्न संख्या 99 क्या है, नर्वस 19 का शिकार आप लोग मत होइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। बहुत हार्ड लेवल का प्रश्न है, इस तरह का डेटा को याद रखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस प्रश्न का सही है 8 फरवरी 1959, ये प्रश्न इसका सही हो गया। जो है संसदीय समिति ने अपनी पृथक बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट जो है 8/2/1959 को दिया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 100 है और लास्ट प्रश्न है इस सेगमेंट का। निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद को मैंने बताया कि गद्यकार है, कहानीकार, टीकाकार। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है यह जो है ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कि इसमें जो है प्रेमचंद ने जो है निर्मला नामक यह जो नाटक था, निर्मला जो कि ग्रामीण परिवेश पर आधारित एक लड़की है जो कि संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है। तो निर्मला नामक जो है यह जो है जो लेखनी है यह जो किसकी है, यह मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद तीसरा पार्ट भी आपको लेकर आएंगे। ये देखिए तीसरा पार्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और तीसरा पार्ट से भी आपको बनेगा प्रश्न बनेंगे। तो मैंने जो ये पार्ट आपको पढ़ाया है 51 से लेकर और 100 तक का, तो इसमें कुछ करंट के भी चीज़ों को मैंने लेने की कोशिश किया है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा और बाकी इन पूरे सेक्शन को तैयार करिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस आशा के साथ कि आप अपने सफलता के प्रति बिल्कुल जवाबदार होते हुए और बहुत कठिन मेहनत कर रहे होंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में अपना पूरा 100% समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके वहाँ से जो है आप प्रश्न लगाना, जो प्रतिदिन 1 या 2 दिन पर जो है 1-2 जाते रहते हैं जो प्रश्न का सेट, तो प्रश्न का सेट जरूर लगाइए। आप एक सेट लगा कर देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि प्रश्नों का जो लेवल है वो कैसा है और आपके बिल्कुल परीक्षा के जो पैटर्न है उसी को ध्यान पर रखते हुए बनाया गया है। तो आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो है क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन का, और कैसे उसको करना है या वेबसाइट पे भी आप लोग देख सकते हैं। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप अवेलेबल है तो उस पर आप वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।